में बात। सी की वैल्यू, अच्छा हाँ सी जी, की सी की वैल्यू विच वैल्यू एवर, तीन चीजें ना सी वाई की वैल्यू विच एवर इज लेस लेनी होती है सी की वैल्यू। जी। तो सर इसमें स्टडी टैक्स में जो अमाउंट है 2 मिलियन रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे, और नोट्स में 1.5 मिलियन रुपीज है सर, तो कौन सी अमाउंट ठीक है? अब ये 2 मिलियन हो गया है, पहले ये 1.5 होता था, ये अब 2 अच्छा, मिलियन हो गया है, ठीक है, तो वो करेक्ट अमाउंट 2 मिलियन है। सही है। अच्छा सर, ठीक है, 2 मिलियन हो गए। और एक और क्वेश्चन था सर, जो ये डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं सर, ये टोटल इनकम में से हम डिडक्ट करते हैं या सैलरी इनकम में से? डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, जैसे ज़कात अच्छा, वगैरह हो गया, तो टोटल जो जी सर, एनटीआर इनकम है ना उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सर बस लास्ट ये है, जो पेंशन फंड का था ना सर, टैक्स क्रेडिट, सर उसकी मुझे एक चीज समझ नहीं है। स्टडी टैक्स में एक पैराग्राफ है सर, ये एज ऑफ 41 ईयर्स वाला और अबव, हाँ, सर ये वो अगर आप अब काइंडली जरा समझा दें इसको इररेलेवेंट हो कैसे। गया ना, मैं वैसे समझा देता हूँ, लेकिन वो अब जी सर, इररेलेवेंट हो गया है क्योंकि वो अब अवेलेबल था उन लोगों को जो 2019 तक ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है। सही सही। तो लेकिन फिर भी बात ये है कि वो कहता है फार्मूला उसमें जो है ना, जैसे बाकी सेक्शंस के अंदर फार्मूला है, फार्मूला क्या जी है, सर, सी का फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और जी, 20% 20%, ऑफ टैक्सेबल इनकम, यही फार्मूला है, सही। ठीक है ना। यस सर, अच्छा, यस। फिर उन्होंने फर्दर उसे कहा कि अगर कोई शख्स 40 इयर्स की एज के बाद अगर ज्वाइन करता है, ठीक है, जी, मसलन कोई 41 की एज में ज्वाइन करता है, कोई 42 की, कोई 43 की एज में ज्वाइन करता है, तो उसके लिए वो कहता है कि फार्मूला चेंज हो जाएगा। सही। उसके फार्मूले का क्या हिसाब होगा, उसका फार्मूला होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और अब 20% की बजाय उसकी जो एज 40 इयर्स से ज्यादा है, हर साल का सही, 2% एक्स्ट्रा जो है ना 20% में ऐड कर देंगे। मसलन अगर किसी की उम्र 43 इयर्स है, तो यस सर, 3 साल ज्यादा हो गए, 3 साल यस में सर, हर साल का 2% ऐड करें तो 6% हो गए। तो अब यस फार्मूला सर। क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो हर सही है, साल सही का है। 2% एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन फिर उसके साथ और भी आ जाती है, जी सर, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम तो करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम है, लेकिन जी सर। साथ एक रिस्ट्रिक्शन और भी है, 50% ऑफ लास्ट ईयर टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो यानी हम्म, अगर कोई शख्स 41 इयर्स की एज के बाद ज्वाइन करता है, तो उसके लिए सी जो है वो सी तीन चीजें होंगी, तीन चीजें सही क्या होगी, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, सही, और से 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, ट्वेंटी सिक्स जी, परसेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम और सही। 50% ऑफ लास्ट ईयर टैक्सेबल इनकम विच एवर अच्छा, इज लेस। इन तीनों में से ठीक जो है, कम ठीक है। होगा वो उसका सी पार्ट बन जाएगा। सही है, सही है, सही है। अच्छा, और सर एक और क्वेश्चन था। जी सर, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स का सर एक क्वेश्चन है। हम्म, सर इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ था ना, जो सी की वैल्यू है लेसर ऑफ, सर इसमें लिखा हुआ है कि द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर सैलरी पेड टू द नंबर ऑफ फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इन द टैक्स ईयर। तो सर ये मतलब हम देखेंगे कि 15% तक हो, उनकी फिर हम निकालेंगे वैल्यू हाँ देखें, सैलरी अगर की। अगर जो उसके एम्प्लॉयज है ना, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 100 एम्प्लॉय है, तो 15% का मतलब है 15 एम्प्लॉय लेने होंगे उसके, ठीक है। हो सकता है लॉ असल में रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद ये है, हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ 40 एम्प्लॉय इस साल अपॉइंट कर लिए, ठीक है, यस सर। और वो सारे के सारे फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो उस हम्म, सूरत में लॉ कहता है कि जो मैक्सिमम अलाउंस मिलेगा वो 15 एम्प्लॉयज की सैलरी तक, यानी 15% एम्प्लॉयज की सैलरी तक मिलेगा, इससे ज्यादा का अलाउंस नहीं मिलेगा। सही है, सही है। मतलब 15% फ्रेशली क्वालिफाइड की हाँ जो होगी बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें सर, थैंक यू सर। ठीक।
ठीक है। जी किसी का समझ गया सर। अच्छा, किसी ने और भी हेयर रेज किया हुआ था। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर ये टैक्स रिजीम्स में से मेरे कुछ क्वेश्चन है सर। जी पूछे। सर फाइनल टैक्स रिजीम में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑन डेट इन सर्टेन केसेस भी आएगा। तो सर प्रॉफिट ऑन डेट तो जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है ना, तो सर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं आना चाहिए हमेशा? नहीं, देखें, ये कोई हमारी मर्जी तो नहीं है कि उसको प्रॉफिट ऑन डेट को या किसी भी सोर्स ऑफ इनकम को फाइनल टैक्स रिजीम में आना चाहिए या नॉर्मल टैक्स रिजीम में आना चाहिए। देखिए, हर शख्स जो इनकम अर्न करता है, पहले तो वो किसी हेड ऑफ इनकम में ही फॉल करती है। 5 सोर्सेज ऑफ इनकम में से ही किसी इनकम में फॉल करती है। लेकिन फिर लॉ ने किसी किसी खास इनकम को निकाल के फाइनल टैक्स रिजीम में डाल दिया। तो प्रॉफिट ऑन डेट जनरली लॉ ने पहले कहा कि यार ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, फिर उसको निकाला और उठा के कहाँ डाल दिया, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए लॉ ने उसे कहाँ डाल दिया, फाइनल टैक्स रिजीम में। इसी तरह डिविडेंड इनकम, ये भी नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम है, लेकिन लॉ ने उठा के कहाँ डाल दिया, इसको फाइनल टैक्स रिजीम में डाल दिया। फिर एक्सपोर्ट क्या होती है, एक्सपोर्ट बिजनेस इनकम होती है। आप बिजनेस करते हैं ना एक्सपोर्ट का, लेकिन लॉ ने कहा एक्सपोर्ट वाले जितने भी हैं सारे आ जाओ, सारे के सारे कहाँ पर हो गए, फाइनल टैक्स रिजीम में। तो ये तो लॉ की मर्जी है, यानी गवर्नमेंट की मर्जी है कि गवर्नमेंट किसी खास सेक्टर को या किसी खास सोर्स ऑफ इनकम को उठा के तो वो डाल दे किसके अंदर, फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर। तो प्रॉफिट ऑन ठीक है डेट तो सर्टन जी सर। लोगों के लिए फाइनल टैक्स रिजीम में। और आपने ये याद रखना है कि आपके एग्जाम में इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए हमेशा प्रॉफिट ऑन डेट फाइनल टैक्स रिजीम में है। तो आपने इसे फाइनल टैक्स रिजीम में रखना है। ठीक है, हमेशा ही मतलब उसमें होगा ना फिर? जी, आपके जो एग्जाम की हद तक हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम में होगा। ठीक है। और सर फिर जो क्या कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट इंपोर्ट स्टेज इन सर्टेन केसेस और टैक्स कलेक्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो ये सब भी फिर हमेशा मिनिमम टैक्स रिजीम में आएगा इसमें हाँ, भी, क्योंकि सर्टेन इसमें भी, केसेस लिखा होता है। हाँ, सर्टन केसेस इसलिए है कि ये सबके लिए मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं होता। अच्छा, अब चूंकि आपके कोर्स में ये सेक्शंस इतनी डिटेल से शामिल नहीं है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ सर्टन केसेस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन जो है, इनमें कौन कौन से सेक्शन की बात की आपने पहले, किसकी? सर टैक्स कलेक्टेड एट इंपोर्ट स्टेज। इम्पोर्ट स्टेज। अब ये जो इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्स कलेक्ट होता है, ये सेक्शन 148 के तहत होता है, ठीक है। सेक्शन 148 के लिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेक्शन 148 में गवर्नमेंट ने कहा कि जो शख्स रॉ मटेरियल या प्लांट, रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट अपने ज़ाती तो नहीं, अपने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट करता है, उसके लिए वो नॉर्मल टैक्स रिजीम है और बाकी लोगों के लिए मिनिमम टैक्स रिजीम है। मसलन फॉर एग्जांपल, मैं क्या करता हूँ, मैं सीमेंट बनाता हूँ, ठीक है, और सीमेंट बनाने के लिए जो उसका पत्थर है, फर्ज किया वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो अब ये जो इंपोर्ट है, ये मेरे लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल है, और इस रॉ मटेरियल का मैंने क्या करना है, मैंने इसे एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल करना है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया अच्छा भाई ये आपके लिए, जो अब वो मुझसे इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स तो कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो मेरे लिए मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं होगा। जबकि एक शख्स है जो लैपटॉप इंपोर्ट करता है और उन्हें एज इट इज़ बेच देता है। तो अब जो लैपटॉप इंपोर्ट करके एज इट इज़ बेच देता है,
तो उससे जो इंपोर्ट स्टेज पे इनकम टैक्स कलेक्ट होता है, लॉ ने कहा भाई ये तुम्हारे लिए मिनिमम टैक्स, ठीक है। ये जो दोनों मैंने ठीक। एग्जांपल्स दिए हैं ये आसानी के लिए दिए हैं, ठीक है। इसमें कुछ और एग्जाम्पशंस वगैरह भी हैं, उनको फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ समझाना मकसद था कि अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें जिसको आपने यूज़ करना है फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, तो उसके लिए तो मिनिमम टैक्स नहीं है, लेकिन जो एक तरह का कमर्शियल इंपोर्टर है जो चीज़ें मंगा के डायरेक्टली सेल आउट करता है उसके लिए मिनिमम टैक्स है। इसी तरह बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पर सर्टेन पर्सन्स या सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम को उन्होंने कहा भाई ये मिनिमम टैक्स रेजीम है, तो वो सारा का सारा आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सही है सर। और फिर सर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी हम हमेशा मिनिमम टैक्स रिजीम में ही कर नहीं, रखेंगे ना, बेशक उधर सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी हमेशा मिनिमम टैक्स रेजीम में नहीं होते, ठीक है। तो इसमें बाज़ केसेस के अंदर मिनिमम टैक्स रिजीम में है, बाज़ केसेस के अंदर मिनिमम टैक्स रिजीम में नहीं है। इसीलिए आप अलबत्ता आप अपने एग्ज़ाम की हद तक देखें तो आपके एग्ज़ाम में चूँकि इन सेक्शंस को डिटेल से नहीं बयान किया गया, तो आपके एग्ज़ाम में जब ये सवाल आएगा तो आप इसे एडजस्टेबल टैक्स ही ले रहे होंगे, अनलेस के एग्जामिनर कहे कि भाई ये मिनिमम टैक्स रिजीम वाली इनकम है। ठीक है सर, वरना हम क्या करेंगे? अगर आपके वो कहता है कि ये मिनिमम यानी ये जो टैक्स एट सोर्स कट गया है ये मिनिमम टैक्स है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब जी ये सर। हुआ कि आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल टैक्स, और अगर मिनिमम टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे भाई ये वाला टैक्स पे करना है, और यस अगर सर। मिनिमम टैक्स कम हुआ तो फिर नॉर्मल टैक्स पे करना है। जी सर, ठीक है सर। सर ये जो डिविडेंड में हम 7.5% कब लगाते हैं? डिविडेंड में 7.5% उस वक्त लगाया जाता है जब ये आईपीपी पर, ये जो है ना पावर प्लांट्स वगैरह, इनको कुछ खुसूसी रियायत है कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जब डिविडेंड इशू किया जाता है तो उनको वो टैक्स काटते हैं 7.5% के रेट से। हावेवर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कब 7.5% लगेगा, कब 10% लगेगा, कब 15% लगेगा, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ रेट्स हैं। ये रेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सवाल में गिवन होंगे कि ये डिविडेंड अगर मिला है तो डिविडेंड किस रेट के ऊपर उसके टैक्स लगाया गया है। कोई और ठीक है क्वेश्चन है सर। आपका? ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके जी, तो लेट्स गेट बैक टू वर्क। आज की हम स्लाइड शेयर करते हैं। अच्छा, ये स्लाइड मैंने पहले बता दी थी, लेकिन सेल्स टैक्स को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करने के लिए ये स्लाइड मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्लाइड को मॉडिफाई भी किया था, लेकिन आपके एग्जांपल के लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेल्स टैक्स में क्या होता है, जो सप्लायर सेल्स टैक्स चार्ज करता है जब वो गुड्स बेचता है तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज करता है वो आउटपुट टैक्स कहलाता है, जबकि वही सेल्स टैक्स परचेजर के लिए इनपुट टैक्स कहलाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स कैसे जाता है, से फार्मर ने कॉटन बेची 100 रुपए की, तो फार्मर क्या करेगा जब वो इनवॉइस रेज करेगा, अब ये फार्मर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता, लेकिन मैंने इस एग्जांपल के लिए एज्यूम किया है कि फार्मर जो है उस जब कॉटन बेचेगा तो फार्मर क्या करेगा, 100 और 7 117 की बेचेगा, 100 रुपए के बजाय 117 रुपए की बेचेगा। 100 रुपए उसकी कॉटन की कीमत होगी और 17 रुपए उसके ऊपर वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा।
और कलेक्ट करके 117 रुपये 100 रुपये अपनी जेब में डालेगा, 17 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा देगा। ठीक है, तो ये पहली स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेल्स टैक्स चला गया। ये कॉटन परचेज की जिनिंग वाले ने, तो जिनिंग वाले को जो 100 रुपये की कॉटन परचेज की उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स उसको चार्ज किया गया वो 17 रुपये था। वो 17 रुपये का सेल्स टैक्स उसके लिए इनपुट टैक्स बन गया। फार्मर के लिए आउटपुट टैक्स था, वो जिनिंग वाले के लिए जो परचेजर है उसके लिए इनपुट टैक्स बन गया। जिनिंग वाले ने 80 रुपये का मजीद खर्चा किया, 20 रुपये प्रॉफिट ऐड किया और 200 रुपये का आगे बेच दिया। जब वो 200 रुपये का आगे बेचेगा तो 200 रुपये के ऊपर 17% के रेट से 34 रुपये का टैक्स चार्ज करेगा, जो कि उसके लिए आउटपुट टैक्स होगा। अब जिनिंग वाला क्या करेगा, ये जो 34 का आउटपुट टैक्स है इसमें से 17 रुपए का इनपुट टैक्स माइनस करेगा और माइनस करने के बाद 17 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएगा। अब टोटल आउटपुट टैक्स उसका 34 रुपए बना था, लेकिन उसने गवर्नमेंट को कितना है 17 रुपए, क्योंकि 17 रुपए गवर्नमेंट को ऑलरेडी जा चुके हैं फार्मर के जरिए। ठीक, अब स्पिनिंग के पास चले गए। इसी तरह स्पिनिंग के लिए ये इनपुट टैक्स था, स्पिनिंग वाले ने कॉस्ट ऐड की, प्रॉफिट ऐड किया, 300 रुपये का सेल किया तो 51 रुपीज़ का अब आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा। इसमें से 34 का इनपुट माइनस करेगा, क्योंकि 34 का इनपुट ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है, तो वो 17 रुपये चार्ज करेगा, आगे एक्स्ट्रा रुपये गवर्नमेंट को 17 रुपये पे करेगा। और सेम काम कंपोजिट यूनिट वाला करेगा, जो अपने कॉस्ट ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा, टोटल सेल प्राइस 85 रुपीज़ कस्टमर को चार्ज करेगा, उसमें से 51 एडजस्ट करेगा, गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करेगा। और कंज्यूमर को चीज़ कितने की मिलेगी, 585 रुपीज़ की, जो 585 रुपये का कंज्यूमर को मिलेगा। और कंज्यूमर कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, एंड कंज्यूमर कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। जो से 585 रुपये की कॉस्ट आई उसने उसी तरह दुकानदार को दे देनी है। तो ये है सेल्स टैक्स का साइकिल। अब इस साइकिल से हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन है। ठीक है, टीयर 1 रिटेलर, sir, does this mean that the given tax at each stage should stay the same? Give tax given at each stage, परसेंटेज तो वही होती है। ठीक है, हर स्टेज के ऊपर 17% होता है। ठीक हो गया, लेकिन अमाउंट वेरी कर सकती है ना। यहाँ तो एग्जाम्पल में मैंने कहा कि 100 रुपए की थी 200 में बेच दी, अगर वो 150 में बेचे तो जाहिर सी बात है 150 के हिसाब से आउटपुट टैक्स होगा। अगर वो 100 रुपए की चीज़ 500 रुपए में बेचे तो 500 रुपए के हिसाब से आउटपुट टैक्स होगा। तो वो तो सेल्स प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि सेल्स टैक्स कितना डिफरेंस उसने पे करना है। सॉरी, अच्छा जी, टीयर 1 रिटेलर कौन होता है और ये डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, टीयर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है, ये याद करने वाली बात है। असल में गवर्नमेंट ने रिटेलर्स को ना 2 किस्म के रिटेलर्स में डिवाइड कर दिया। रिटेलर कौन होता है, रिटेलर ये आम दुकानदार जिससे आप जाके अपने घर का मुख्तलिफ सौदा वगैरह लेते हैं, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की, मसलन अगर आप घर का मुख्तलिफ सौदा किचन का जो सामान लेते हैं उसके अंदर साबुन, शैम्पू, घी, आटा, दालें, मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये आप रिटेलर से जाके परचेज करते हैं। अब वो 2 किस्म के रिटेलर उन्होंने कर दिए। रिटेलर जो है उन्होंने कहा कि एक वो रिटेलर है जो कि टीयर 1 रिटेलर है और एक अदर देन टीयर 1 रिटेलर। अदर टीयर 1 रिटेलर्स जो है जनरली, जैसे ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मेट्रो हो गया, पंजाब कैश एंड कैरी, मदीना कैश एंड कैरी, सेफ मार्ट। अगर आप लोग मार्केट में जाते तो आप लोग को इत्तेफाक हुआ होगा कि ये बड़े स्टोर्स पे जाने का। या मसलन जो जो किसी शॉपिंग एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स में बैठे हुए हैं, जैसे सेंटोरस में अगर कोई रिटेलर बैठा हुआ है, साफा गोल्ड मॉल में अगर कोई रिटेलर बैठा हुआ है, तो जो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल है उसके अंदर अगर कोई रिटेलर बैठा हुआ है तो वो भी सारे टीयर 1 रिटेलर्स हैं। टीयर 1 रिटेलर्स के अलावा
बाकी जितने भी रिटेलर्स हैं जो हमारे घरों के आसपास छोटी मोटी दुकानें खुली होती हैं, वो अदर देन टीयर 1 रिटेलर है। अब इनकी टैक्सेशन में क्या फ़र्क है? जो टीयर 1 रिटेलर है उसने तो, जैसे अभी हमने पीछे देखा था ना, उसने तो इसी तरह से आउटपुट टैक्स चार्ज करना है, सेल्स टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, इनपुट टैक्स क्लेम करेगा और गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। जबकि अदर देन टीयर 1 रिटेलर है, जो आम दुकानदार है, आप आम दुकानदार के पास जाएं, वो आपको कोई सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं रेज करता, लेकिन गवर्नमेंट उससे भी सेल्स टैक्स कलेक्ट करती है। वो कैसे कलेक्ट करती है? जो उसका महीने का बिजली का बिल आता है, गवर्नमेंट ने उसमें सेल्स टैक्स फिक्स किया हुआ है। उसके अंदर जो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, वो सेल्स टैक्स उसका फाइनल सेल्स टैक्स होता है। उसे कोई और सेल्स टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। एक तो घरों में बिल आता है, उसमें भी सेल्स टैक्स होता है, लेकिन जो कमर्शियल बिल होता है, जो ये दुकानदारों के पास आता है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सेल्स टैक्स होता है। तो उनसे गवर्नमेंट सेल्स टैक्स कैसे कलेक्ट कर लेती है? थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो टीयर 1 रिटेलर्स नॉर्मल तरीके से इनवॉइसिंग करके, यानी इनपुट आउटपुट के एडजस्टमेंट करके सेल्स टैक्स जमा कराते हैं, जबकि अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू जमा करवाते हैं। तो ये चीज़ आपके यूजुअली एग्जाम में थ्योरी में आएगी, न्यूमेरिकल में नहीं आएगी। टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ये भी याद करने वाली डेफिनेशन है। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में असल में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? देखें, आप अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उस चीज़ के पैसे पहले ले लेते हैं और आप कहते हैं कि यार ये डिलीवरी जो है गुड्स की आपको 15 दिन बाद मिलेगी। मसलन इंटरवुड पे आप फर्नीचर लेने के लिए जाएं तो इंटरवुड वाला क्या कहता है? वो कहता है कि हाँ जी, आप पेमेंट कर दें या आपके घर पे माल डिलीवर हो जाएगा। तो वहाँ पर पैसे पहले दे दिए। बाज़ जगह बाज़ दुकानदार होते हैं, उनके साथ आप क्रेडिट पर चीज़ें ले लेते हैं, आपके ताल्लुक होता है किसी वजह से, या आप फ़र्ज़ किया सीमेंट ख़रीदने के लिए सीमेंट फैक्ट्री जाए तो उनसे कहते हैं कि जनाब ये सीमेंट जो है हमारे पास डिलीवर करवा दो, और डिलीवरी के कुछ अरसे बाद आपको पेमेंट हो जाएगी। तो दोनों तरह से मार्केट में काम होता है, एडवांस पर भी होता है और क्रेडिट पर भी होता है। तो अब फर्ज किया एडवांस के टाइम पे सेल्स टैक्स चार्ज होना चाहिए या गुड्स की डिलीवरी के टाइम पे सेल्स टैक्स चार्ज होना चाहिए, तो ये जब सवाल लॉ में आया तो लॉ ने कहा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर होना चाहिए। तो लॉ ने कहा कि भाई दोनों में से जो काम पहले हो जाए। अगर पैसे पहले आ गए, अगर पैसे पहले मिल गए, तो फिर उस सूरत में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? उस सूरत में टाइम ऑफ सप्लाई होगा जब पैसे मिले। और अगर गुड्स की डिलीवरी पहले हो गई तो फिर उस सूरत में जो गुड्स डिलीवर पहले हो गई तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब आपकी गुड्स डिलीवर हो गए। मसलन आपको मार्च 15 पे पैसे मिल गए और गुड्स डिलीवर की आपने मार्च 31 पे, तो टाइम ऑफ सप्लाई मार्च 15 है। अगर आपने गुड्स डिलीवर की मार्च 31 के ऊपर और आपको पैसे मिले अप्रैल 30 के ऊपर, तो टाइम ऑफ सप्लाई मार्च 31 है, यानी विच एवर इज अर्लियर। इसकी इंपॉर्टेंस असल में ये है कि अगर फर्ज किया सेल्स टैक्स का रेट चेंज हो जाए तो फिर कौन सा रेट अप्लाई होगा? जो टाइम ऑफ सप्लाई पे अप्लाई रेट होगा। ठीक है जी सरोज का। सर अगर सर अगर एडवांस जो है मतलब हाफ दिया हुआ है और फिर हाँ एट द टाइम ऑफ जी जी, रिसीवल वो फिर अभी बाकी आगे दे बात हो रहे रही हैं, है, अभी मैं वो मुकम्मल कर रहे थे मुझे, अभी मैं वो बता रहा हूँ। ठीक ठीक है, सही सर। फिर एक तो ये हो गया कि अर्लियर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट की बात आ गई। फिर आगे बाज़ औक़ात चीज़ें आप किस्तों पे परचेज करते हैं। ठीक है, हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट की सूरत में जिसमें किस्तों में चीज़ खरीदी जाती है, उसमें वो कहता है जब एग्रीमेंट जो है वो कर लिया जाए, वो टाइम ऑफ सप्लाई है। यानी जिस डेट का एग्रीमेंट साइन होता है, अब चीज़ की किस्तें तो अब बाद, उसमें भी ये होता है कि पहले आप 2 किस्तें पे कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो गुड जो है वो किस्तें आपने 2 पे की है, गुड जो है आपके 6 महीने बाद आ रही है, वो उससे फिर इररेलेवेंट है। फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाती है। फिर एक तीसरा सिनेरियो है जिसमें ऐसा होता है कि आपने जनाब गुड्स और सप्लाई जो है उनको, उनके अंदर टाइम लैग होता है। मसलन
say for the sake of argument purchased 200 tables of ₹100 each, टोटल प्राइस हो गई 20,000। अब आपने क्या किया, पेमेंट 50% ऑन January 1, 2020, PKR 10,000, say 40% tables supplied on February 1, 2020, 30% यानी कितनी टेबल सप्लाई हो गई, 80 tables, 30% tables supplied on March 1, 2020, यानी 60 टेबल्स फर्दर सप्लाई हो गई। फिर रिमेनिंग 30% टेबल्स सप्लाइड ऑन April 1, 2020, तो ये रिमेनिंग तो अब पूरी 200 टेबल की सप्लाई हो गई। रिमेनिंग पेमेंट मेड ऑन April 30th, 2020, PKR। अब ये गुड्स भी किस्तों में जा रही है और पेमेंट भी किस्तों में जा रही है, तो आपने सबका जो है ना टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग देखना है, ठीक है। अब देखिए पहले उसने पेमेंट की है 50% टेबल्स की, ठीक है। तो जब 50% टेबल्स की पेमेंट कर दी तो इसका मतलब है 100 टेबल्स की पेमेंट वो जनवरी 1, 2020 पे कर चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट 100 टेबल्स टाइम ऑफ सप्लाई ये कब हो गया, जनवरी 1, 2020, ठीक है। फर्स्ट 100 टेबल्स का कब आ गया, जनवरी 1, 2020 पे। क्यों, क्योंकि उनकी पेमेंट आ चुकी है। अब ये जो 40% टेबल्स गई, इन 40% टेबल्स का तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी जनवरी 1 पे आ चुका था, तो इसलिए अब कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 30% टेबल्स मजीद चली गई, लेकिन ये जो 30% टेबल्स गई हैं इनमें से 10% का तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी आ चुका है। नई 40 टेबल्स टाइम ऑफ सप्लाई ये कब आया, February 1, 2020। अब 140 टेबल्स हो गई, 80 और 60, 140। तो इनका पहली 100 का आया था जनवरी 1 पे, अगली 40 का आ गया फरवरी 1 पे। अब आखिरी रह गई 60 टेबल्स। इन 60 टेबल्स की सप्लाई हो गई अप्रैल 1 पे, बेशक पेमेंट बाद में आई है। तो 60 टेबल्स टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल 1। तो इस तरह पूरी 200 टेबल्स का टाइम ऑफ सप्लाई। तो जहां पर भी ये तोड़ तोड़ के आएगा तब भी आपने क्या करना है, उस टाइम ऑफ सप्लाई को जितनी गुड्स सप्लाई हो रही है या जितनी पेमेंट आ रही है उनको कंपेयर करते जाएंगे और उसके मुताबिक टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करते जाएंगे। ये टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आया है किसी को? जी क्वेश्चन पूछे। सर रिमेनिंग पेमेंट को हमने क्यों नहीं कंसिडर किया 30th अप्रैल वाली? वो बाद में है ना, तो उनकी टेबल्स को तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही आ चुका है। सही, ठीक है सर। अर्लियर ऑफ लेना है ना। सही है सर। जी सलमान। जी सर ये टाइम ऑफ सप्लाई हम डिटरमिन क्यों करते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई असल में डिटरमिन इसलिए करना होता है, मसलन आज कुछ गुड्स जो है ना वो टैक्सेबल है, कल गवर्नमेंट उन्हें एग्जाम्प्ट कर दे, जैसे अभी कोविड में हुआ
कोविड जी में सर। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया 3 महीने के लिए, ठीक है। जी तो अब मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने ये तो गुड्स बेची थी फर्ज किया जनवरी में, और पेमेंट वसूल हुई है मेरी कोविड के पीरियड में, तो मैं उसको एग्जेम्प्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही आ चुका था, ठीक सही। है। इसी तरह कुछ गुड्स थी जिनकी पेमेंट मैंने पहले ले ली थी और उनकी सप्लाई मैंने की है कोविड के दौरान, तो फिर अगेन उनको मैं एग्जामेशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उनका टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही आ चुका था। फिर बाज़ औक़ात गवर्नमेंट चीज़ों के रेट चेंज कर देती है कि पहले उसके ऊपर 17% था, अब गवर्नमेंट ने उसका 8% कर दिया, 12% कर दिया, या उसके ऊपर एक्स्ट्रा सही टैक्स लगा दिया। तो ये जो टैक्स सही। रेट डिटरमिन करना है या एग्जामेशन डिटरमिन करना है, तो ये अगर गवर्नमेंट कोई उसका कानून में तब्दीली कर दे तो फिर वो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से देखना होता है उसे। सही सही सही, ठीक है सर, समझ। थैंक यू। जी अबू बकर। सर ये जो 40 टेबल्स टाइम ऑफ सप्लाई ये मार्च 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फरवरी 1 के 80 टेबल्स की तो पेमेंट वो जनवरी 1 को हो गया, तो वो तो उसी में इंक्लूडेड नहीं हो जाएगा। 40 टेबल्स जो है, देखें पहले कौन से टेबल सप्लाई हुए थे? 80 80 टेबल्स, ठीक है। इन 80 टेबल्स का टाइम ऑफ सप्लाई कब आया? जनवरी 1। जनवरी 1 के ऊपर। उसके बाद 60 टेबल्स हैं, इनकी पेमेंट आई है? नहीं, नहीं आई है। सारों की नहीं आई, सिर्फ 20 की आई है। हाँ, 20 की पेमेंट आई है, तो 20 का टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी 1 पे आ चुका, यस सर। ठीक है। तो बाकी जो 40 टेबल्स हैं उनका जो टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, इनका मार्च 1 होना चाहिए क्योंकि इनकी डिलीवरी फरवरी पे नहीं हुई, मार्च पे हुई है। ठीक है, आपने सही कहा। ओके। ओके, थैंक यू। जी किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, अच्छा जी। टाइम ऑफ सप्लाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सप्लाई। गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स किस रेट से लगाया जाएगा? अच्छा, जनरली जो सेल्स टैक्स रेट लगता है वो लगता है ओपन मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी जो फर्ज किया है जो मार्केट में कीमत है 100 रुपए की, तो 100 रुपए पे लग जाएगा। लेकिन बाज़ चीज़ों की कीमत, और जाहिर सी बात है दुकानदार उतने का ही बेचेगा जितने की मार्केट प्राइस है। तो 100 रुपए की गुड्स है तो उसके ऊपर 17 रुपए लग जाएगा, 200 की है तो उसके ऊपर 200 के ऊपर 17 रुपए लग जाएगा। लेकिन बाज़ केसेस में लॉ ने कहा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई थोड़ी सी डिटरमिन करनी पड़ेगी, डिफरेंट होगी। वो किस सूरत में? ये मुख्तलिफ सूरतें हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस टू कस्टमर, यानी अगर आप कोई गुड्स किस्तों में बेचते हैं, ठीक है। अब जब किस्तों में कोई चीज़ बेची जाती है, इंस्टॉलमेंट में बेची जाती है, तो होता ये है कि जनाब आपने 100 रुपए की गुड्स है तो जनरली वो ज़्यादा कीमत की बिकती है, मसलन कोई 120 रुपए की बिकेगी, कोई 130 रुपए की बिकेगी। तो उस सूरत में जो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई वो कहता है कि मार्कअप को भूल जाए, जो ऊपर की कीमत है वो मार्कअप है, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। इसी तरह ट्रेड डिस्काउंट्स हैं। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? डिस्काउंटेड प्राइस। 100 रुपए की चीज है, आप 80 रुपए में बेच रहे हैं, 70 रुपए में बेच रहे हैं, तो जो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हैं सेल्स टैक्स उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे चार्ज होगा। लेकिन उसमें शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होनी चाहिए, यानी ये ना हो इनवॉइस पे तो लिखा हो 100 रुपए और आप कहे जी मैंने 80 रुपए की बेची थी। वो लॉ कहता है भाई इनवॉइस पे लिखे कि डिस्काउंटेड प्राइस थी 80 रुपए की बेची है और उसका सेल्स टैक्स भी 80 रुपए के हिसाब से लिखा हो। दूसरी बात ये कि डिस्काउंट जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक हो, यानी अगर बिजनेस में नॉर्मल 10% है, 20% है, तो आप भी उतने का ही डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डिस्काउंट 10, 15, 20% है और आप कहते हैं मैंने तो 80% डिस्काउंट दे दिया था और इनवॉइस भी बेशक 80% का डिस्काउंट लिखा हो, तब भी वो डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा, बल्कि फिर आप किसके ऊपर चार्ज करेंगे? नॉर्मल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। इंपोर्टेड गुड्स की सूरत में एक्सक्लूडिंग दोज गुड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल एक शेड्यूल है लॉ में गिवन है, उसमें ज्यादातर ये रिटेल आइटम्स लिखी होती हैं, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ये जो रिटेल में चीजें खरीदते हैं ना वो थर्ड शेड्यूल में लिखी होती है।
थर्ड शेड्यूल में ये लिखी होती हैं उनकी रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स लिखता है। जैसे आपने अगर शैम्पू खरीदे ना तो आप उस पर देखेंगे एक प्राइस लिखी होती है, जैसे MRP रिटेल प्राइस लिखी होती है। तो यूजुअली उनके ऊपर जो है जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स होती हैं उनकी रिटेल प्राइस पे सेल्स टैक्स चार्ज होता है। जबकि बाकी जितनी भी इंपोर्टेड गुड्स हैं उन तमाम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा उस वैल्यू के ऊपर जो कस्टम अथॉरिटीज डिटरमिन करेंगी। मसलन आपने गुड्स खरीदी इंपोर्ट की 100 रुपए की, ठीक है, कस्टम अथॉरिटी कहते हैं नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये 100 रुपए की नहीं है, ये 150 रुपए की है। तो अब वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होगी? वैल्यू ऑफ गुड्स होगी 150 रुपया प्लस उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रही है। यानी 150 रुपया फर्ज किया, उसके ऊपर 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी है, 10 रुपए का सेल्स टैक्स है, तो टोटल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स कितनी बन जाएगी? 170 रुपए। तो अब आप गवर्नमेंट को इंपोर्ट के टाइम पर जो वैल्यू वो डिटरमिन हुई है प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी 170 रुपए, उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेंगे। बेशक आपने वो गुड्स जो एक्चुअल खरीदी थी वो 100 रुपए की खरीदी, 80 रुपए की खरीदी या 200 रुपए की खरीदी। फिर गवर्नमेंट कुछ चीज़ों की मिनिमम वैल्यू मुकर्रर कर सकती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कहती है ये आप खरीदे इसे 100 रुपए की, 200 रुपए की, लेकिन सेल्स टैक्स आपने ऐसे देना है जैसे इसकी कम अज कम कीमत जो है 400 रुपए। अब एक्चुअल खरीदो फरोख्त 400 से कम में हो रही है, 400 से ज्यादा में हो रही है, गवर्नमेंट को उससे गज़ नहीं है। गवर्नमेंट कहती है लाओ भाई मुझे तो 400 रुपए के हिसाब से 17 रुपए सेल्स टैक्स दे दो, 17% सेल्स टैक्स दे दो। फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स के लिए अब आपने तो फ्री सैंपल तकसीम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप तो कोई भी पैसे लोगों से नहीं ले रहे, नहीं गवर्नमेंट कहती है लोगों से पैसे लो या ना लो, उसकी जो ओपन मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से मुझे सेल्स टैक्स आप पकड़ा लें। तो फ्री सैंपल्स की भी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो ओपन मार्केट प्राइस होगी। जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर एक तो ये पूछना है कि सर जो थर्ड स्केड्यूल है वो याद करना है हमने? नहीं, स्केड्यूल कोई भी याद नहीं करना आपने। सही है। और सर पिछली स्लाइड में एक क्वेश्चन है सर। जी पूछे, क्वेश्चन पूछे। सर इसके अंदर मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर, कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाला। वो अब वैल्यू है ना, वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए लॉ ने कि इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू में 3 चीजें शामिल होंगी। एक तो वो वैल्यू जो कस्टम अथॉरिटी ने डिटरमिन की प्लस कस्टम्स ड्यूटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मसलन आपने फर्ज किया लैपटॉप इंपोर्ट किया, लैपटॉप उन्होंने कहा जी 50,000 रुपए का लैपटॉप है, इसके ऊपर 5,000 रुपए की आपने कस्टम ड्यूटी देनी है और 2,000 रुपए की आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी है। तो सेल्स टैक्स वो आपसे किस वैल्यू पे लेंगे? 57,000 के ऊपर। ठीक है, यानी इन तीनों का टोटल जो होगा। टोटल जो होगा वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर। ठीक है सर। और सर लास्ट जो फ्री सैंपल्स है, सही है, ठीक है सर, ठीक है। जी क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो फर्स्ट इसका पॉइंट है इसमें इंस्टॉलमेंट बेसिस का बताया गया है और इसमें आपने कहा था कि अगर इस पे कोई मार्कअप या इंटरेस्ट लग रहा है तो हम उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज हायर देन ओपन मार्केट प्राइस देन सप्लाईज टेकन एट ओपन मार्केट प्राइस, इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि देखें, अगर आप फर्ज किया है कोई लैपटॉप खरीदती है और लैपटॉप की ओपन मार्केट प्राइस है 50,000 रुपये, ठीक है। अगर आप ठीक है। किस्तों में खरीदेंगी तो उसकी टोटल प्राइस कितनी बन जाएगी? यूजुअली जो दुकानदार है या जो किस्तों पे बेचने वाला है वो 50,000 की बजाय 55,000 रुपये या 60,000 रुपये लेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो एक्चुअली 50,000 की बजाय आपके लिए कितनी हो गई? 60,000, ठीक है। सर लेकिन जी जी लेकिन जो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल्स टैक्स के लिए कंसीडर होगी वो कितनी होगी? जो उसकी ओपन मार्केट प्राइस है यानी 50,000। ठीक है तो ऊपर का मार्कअप एक्सक्लूड कर, ठीक है।
अभी समझ में आ गई? जी जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अब ये आपने चूंकि सप्लाई की चीजें समझनी है, तो जनरली जो एक छोटा सा मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में असल जो सेल्स टैक्स के अंदर 18-20 नंबर का तो न्यूमेरिकल ही आता है, बाकी 8-10 नंबर की थ्योरी आती है, वो भी इन्हीं में से ही थोड़ी बहुत वो पूछ लेता है, वो मैं अलग अब पढ़ाऊंगा, लेकिन असल चीज आपका न्यूमेरिकल ही है। तो उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए होता क्या है, मसलन फर्ज किया आप कहते हैं क्या सप्लायर ऑफ टेबल्स है और सेल्स टैक्स का रेट जो है ना वो 17% है। तो आपके एग्जाम में अब आपने 200 टेबल्स अगर 100 रुपए की बेचनी है तो 20,000 रुपए की टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर आप क्या करेंगे, 3,400 रुपए 1,700 रुपए के हिसाब से सेल्स टैक्स 17% के हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। उसके अंदर अब ये आउटपुट टैक्स के भी कुछ मसाइल हैं जो अभी मैं आगे जाके मजीद एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग से, लेकिन अभी मैं आपको एक नॉर्मल वर्किंग समझा रहा हूँ, एक आउटपुट और इनपुट की वर्किंग कैसे होती है। अच्छा, अब जब टेबल बनाने के लिए आप चीजें क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड्स इस्तेमाल करेंगे, पेंट इस्तेमाल करेंगे, बिजली इस्तेमाल करेंगे, कीले नेल्स इस्तेमाल करेंगे, लेबर लगाएंगे, रेंट आपका खर्चा होगा, अदर ओवरहेड्स खर्चा। ठीक है, तो इनमें से कुछ चीजों के ऊपर हो सकता है आप लकड़ी खरीदे, किसान से खरीदे, उसके ऊपर सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट हो, पेंट खरीदें उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए, बिजली खरीदें उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए, किलो के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए, मजदूर तो आपको सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो का रेंट है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, अदर ओवरहेड्स है, फर्स्ट किया कोई प्रोविंशियल सेल्स टैक्स उस पर चार्ज हुआ है, तो वो क्या करेंगे आप, आपने देखना है कि किन किन चीजों के ऊपर आपको सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है। मसलन पेंट के ऊपर, ये मैंने एज्यूम फिगर्स ली है, एक्चुअल नहीं, एज्यूम फिगर्स सारी। फर्ज किया पेंट आपने 10 डब्बे खरीदे थे, 200 रुपए का डब्बा था, उसके ऊपर 17% के हिसाब से 340 रुपए का सेल्स टैक्स चार्ज हुआ। बिजली के बिलों में 500 रुपए का सेल्स टैक्स लग के आ गया, नेल्स के ऊपर इसी तरह 340 का सेल्स टैक्स लग गया, अदर ओवरहेड्स 320 रुपए का। तो आप क्या करते हैं, टोटल इनपुट टैक्स 1500 रुपए, और आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 3,400 में से 1500 रुपए माइनस करते हैं, और 1900 रुपए का आप सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करते हैं। ये एक नॉर्मल सप्लायर की सेल्स टैक्स वर्किंग होती है, वो अपनी जो सप्लाई है, जो सेल है, उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स चार्ज करता है, और जो जो परचेजेस उसने की होती हैं और उन परचेजेस के ऊपर जो उसे सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है उसको वो एज एन इनपुट टैक्स क्लेम कर लेता है। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल इसी तरह से आता है, वो आपको कुछ गुड्स आइडेंटिफाई करेगा कि ये उसने बेची है, कुछ आइडेंटिफाई करेगा कि ये उसने खरीदी है। आपने उन गुड्स का आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आपने एडजस्ट करके तो आपने गवर्नमेंट को बताना होता है कि कितना सेल्स टैक्स गवर्नमेंट के पास पे होगा, या अगर बात सूरतों में इनपुट टैक्स ज्यादा भी हो सकता है। मसलन हो सकता है आपने ये सारी चीजें खरीदी, मेजे तो बना ली, लेकिन अभी मेजे आपकी बिकी नहीं है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपका इनपुट टैक्स हो जाएगा। या फर्ज किया आपने ये सारी चीजें खरीद ली, 200 मेजें बना ली, उसमें से 50 अभी बिकी है, 150 भी नहीं बिकी, तो 50 के ऊपर जाहिर सी बात है आउटपुट टैक्स कम होगा, बाकी तो अभी बिकेंगी तो आउटपुट टैक्स आएगा ना। तो हो सकता है इस वक्त आपके पास इनपुट टैक्स ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, इनपुट टैक्स ज्यादा लिख लेंगे और आपके पास वो रिफंडेबल बन जाएगा, फिर अगले महीनों में जाके वो एडजस्ट कर लेंगे या गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो ये यूजुअली एक आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की ये एक यूजुअल सप्लायर की वर्किंग इस तरह से की जाती है। चार्ज ऑफ सेल्स टैक्स, वो कहते हैं सेल्स टैक्स आपने 17% चार्ज होना है टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर और इम्पोर्ट्स के ऊपर। यानी जब आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो आप लोगों को सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर लेती है। हावेवर जो इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है वो आपका इनपुट टैक्स होता है, वो आउटपुट टैक्स नहीं होता, और उसको गवर्नमेंट अभी आपसे ले रही होती है, लेकिन आप उसे अपनी आउटपुट में से जब आप खुद सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, और आप उस आउटपुट और इनपुट की एडजस्टमेंट आपस में कर सकते हैं। अभी अगली स्लाइड पे मजीद एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे होती है। फिर गवर्नमेंट के पास है पावर है कि वो हायर या लोअर रेट किसी चीज का लगा सकती है। मतलब गवर्नमेंट कहती है 17 की बजाय
फला चीज के ऊपर 19% लगेगा या फला आइटम के ऊपर 15% लगेगा, तो ये गवर्नमेंट के पास क्या ताकत है। फिर गवर्नमेंट ने एक कानून ये बनाया, गवर्नमेंट ने कहा जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे, जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो आप सेल्स टैक्स 17% के तो चार्ज करेंगे, उसके अलावा 3% एक फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। हाउएवर साथ एक SRO है 648 डेटेड जुलाई 9 2013 आपकी किताब में भी दिया गया है, उसमें पूरी लिस्ट दी गई है, मैंने उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, करंट कंज्यूमर्स को सप्लाई, थर्ड शेड्यूल आइटम्स, फिफ्थ शेड्यूल आइटम्स, इनकी सप्लाई के ऊपर ये 3% एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज नहीं होता। और ये जो SRO 648 में आइटम्स लिखी हुई है ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको बताता है कि फला गुड्स आपने बेची और उसी में बता देता है कि फला गुड्स आपने एंड कंज्यूमर को बेची। तो जब आपको बताएगा ना ये एंड कंज्यूमर को बेची, तो आपने क्या करना है कि कुछ जो रजिस्टर्ड वाली है उसके ऊपर 17% चार्ज होगा, जो अनरजिस्टर्ड वाली गुड्स हैं उनके ऊपर 17% प्लस 3% चार्ज होगा, लेकिन उसमें से भी जो एंड कंज्यूमर को हो रही है उनके ऊपर चार्ज 3% एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब इसके लिए ये एग्जाम्पल चेक करें, ये पिछली वाली एग्जाम्पल का रिपीट है। उसी तरह से आपने 200 टेबल के ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज किया 3400 रुपए, इनपुट टैक्स आप क्लेम करते गए, आउटपुट टैक्स बन गया 1900 रुपए का। अब फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, वो कहता है आउट ऑफ 200 टेबल्स 150 टेबल्स वर सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। 150 टेबल अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई, लेकिन उस 150 टेबल में से 50 टेबल एंड कंज्यूमर को सेल हुई। 150 टेबल अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई और उन अनरजिस्टर्ड पर्सन में से 50 टेबल एंड कंज्यूमर को हुई। तो आपने 3% फर्दर किनके ऊपर चार्ज करना है। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन ना होती तो फिर तो पूरे 150 के ऊपर आप टेबल के ऊपर आप 3% एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करते। अगर आपको एंड कंज्यूमर का ना पता होता तो पूरे 150 टेबल्स के ऊपर आप 3% फर्दर टैक्स चार्ज करते। लेकिन अभी आपने क्या करना है, आपने 100 टेबल्स जो 100 रुपए की थी उनके ऊपर 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना है। तो टोटल लायबिलिटी अब 1900 रुपए से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2200 रुपए। अच्छा, ये जो फर्दर टैक्स है ये आपने इसी तरह अलग से एक्स्ट्रा क्लेम एक्स्ट्रा आपने चार्ज करना है। ये फर्दर टैक्स इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर फर्ज किया आपका यहाँ पे पेबल की बजाय रिफंडेबल बन रहा होता तो फिर ये फर्दर टैक्स आपको फिर भी पे करना पड़ता, ये एडजस्ट नहीं होता। तो जनाब ये आपका फर्दर टैक्स जो आपने आउटपुट टैक्स में चार्ज करना है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सेल्स टैक्स चार्ज होगा, अनरजिस्टर्ड को चार्ज करेंगे तो उसका नॉर्मल के अलावा फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। हाउएवर ये फर्दर टैक्स मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मसलन इलेक्ट्रिसिटी, पीओआर प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स, फिफ्थ शेड्यूल आइटम्स, थर्ड शेड्यूल आइटम्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सरोश, क्वेश्चन पूछे। सर ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये बेसिकली एक और सप्लायर है ना, सप्लायर ऑफ टेबल्स? सप्लायर ऑफ टेबल नहीं है, ये परचेजर है मेरा, ये तो मैं सर सप्लायर हूँ ना, परचेजर मैं तो फिर सप्लायर हूँ से ना, जी मैं सर। तो रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैं रजिस्टर्ड पर्सन की हैसियत से 3400 रुपए का सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि ये अगर सप्लाई मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की, ठीक है, तो फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं 3% एक्स्ट्रा आउटपुट टैक्स चार्ज करूंगा। सही है सर, फिर ये एंड कंज्यूमर क्यों नहीं है ये कौन? परचेजर? एंड कंज्यूमर जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एंड कंज्यूमर ही परचेज करे। मसलन जैसे मैंने फर्ज किया, अब ये आप सप्लाई चेन में देखे ना, ये जो सप्लाई चेन बनाई थी, अब फर्ज के जिनिंग वाला स्पिनिंग वाले को बेचता है, ठीक है। अब स्पिनिंग वाला एंड कंज्यूमर तो नहीं है, स्पिनिंग वाला क्या कर रहा है, स्पिनिंग वाला उस जिनिंग को, कॉटन को खरीदता है, उसके बाद उसे कन्वर्ट करता है यार्न के अंदर। अब अगर स्पिनिंग वाला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जिनिंग वाला क्या करेगा, उसको 17% के साथ 3% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। सही सर। और सर एक और चीज़ सर, यस सर,
सिर्फ आपने बताया था कि फर्दर टैक्स इज नॉट एडजस्टेड, इसका क्या मतलब है सर? यानी ये फर्दर टैक्स जो है ना, इसको इनपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करते। जो नॉर्मल 17% टैक्स था उसको तो हमने एडजस्ट किया ना इनपुट टैक्स के अगेंस्ट। पहले हमने क्या किया, नॉर्मल 17%, इसमें से सारा इनपुट टैक्स माइनस किया और फिर हमने बाकी पेएबल या रिफंडेबल आउटपुट टैक्स निकाला। ठीक है, जबकि यस सर। इसको हमने वर्किंग में अलग रखना है। इसको हमने यहाँ पर ऊपर नहीं ऐड किया। हमने ये नहीं किया कि हमने कहा जनाब ये 3400 में हम 300 रुपये ऐड कर दें और इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। इसको अलग से वर्कआउट करके सही पे करना होगा। सही सही। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।